हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, स्वागत है आपका विनाकश के अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने बैंक में आप लोग का जो क्लास 12 का जो बैंकिंग का सिलेबस है उसमें हमने आपसे बैंक के कार्य और बैंक के महत्व पे हमने आपसे बात कर ली। आज हम लोग का जो नया टॉपिक है, नया लेक्चर आप लोग कह सकते हैं, वो है लेक्चर नंबर 3, वाणिज्यिक बैंकों का संगठन। इसका मतलब जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो हमने आपको लिखा है कि वाणिज्यिक बैंकों का जो संगठन है वो 2 भागों में किया गया। पहला है शाखा बैंकिंग, दूसरा है इकाई बैंकिंग। इसका मतलब ब्रांच बैंकिंग क्या होती है और यूनिट बैंकिंग क्या होती है। देखिए, भारत जो हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, उसमें इकाई बैंकिंग नहीं चल सकती पूरे तरीके से, क्योंकि ये उसी देशों में है जहाँ पे जो पूंजीपति देश है, जैसे कि अमेरिका, वहाँ पे इकाई बैंकिंग चलती है, क्योंकि वहाँ पे हर एक बैंक बहुत शक्तिशाली होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं, यहाँ पे भारत में शाखा बैंकिंग प्रणाली प्रचलन में है। क्यों, वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, शाखा बैंकिंग का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। बैंकिंग संगठन की शाखा प्रणाली के अंतर्गत बैंक का मुख्यालय किसी बड़े नगर में स्थापित होता है। क्या लिखा है हमने, किसी बड़े नगर में स्थापित है, और उसकी शाखाएं देश के विभिन्न भागों में स्थित, कहाँ पे, विभिन्न भागों में स्थित होती हैं। यह प्रणाली कहाँ पे, देख लीजिए, शाखा बैंकिंग कहाँ पे, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में पाई जाती है। देखिए, शाखा बैंकिंग जो है ये सब, इसमें ये नहीं कह सकते कि विकासशील या विकसित, ये बात कह सकते कि जो देश आर्थिक तौर पे संपन्न, जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, वो देश शाखा बैंकिंग भी कर सकता है, यूनिट बैंकिंग भी कर सकता है। लेकिन नॉर्मल जो देश है, मैक्सिमम ऐसे देश है जो क्या करते हैं, शाखा बैंकिंग का यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमने बताया आपको परिभाषा कि बैंकिंग संगठन की शाखा प्रणाली के अंतर्गत बैंक का मुख्यालय कहाँ पे होगा, किसी बड़े नगर में स्थापित होगा, और उसकी शाखाएं देश के विभिन्न भागों में स्थित होती हैं। यह प्रणाली कहाँ पर है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। यह प्रणाली कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती है। इसका मतलब शाखा बैंकिंग क्या होती है, जैसे एक पेड़ है, इस पेड़ की क्या होती है, बहुत सारे शाखाएं होती हैं, बंचेस होती हैं। तो ये जो बहुत सारी शाखाएं हैं, तो ये क्या है, एक पेड़ है, इसकी बहुत सारी शाखाएं। अगर पेड़ हमारा जो मजबूत, जो हमारे पेड़ की अगर जड़ें खराब हो जाएंगी तो क्या होगा, उसकी शाखाएं भी सूख जाएंगी। तो सेम इस तरह का था, इसकी जो शाखा, इसकी जो मेन, जो इसका कह सकते हैं कि ये मुख्यालय, इसको हम लोग कहते हैं हेड ऑफिस। ये इसका जो हेड ऑफिस है, अगर ये इसका हेड ऑफिस अगर कमज़ोर होगा तो क्या होगा, उसकी जो शाखाएं पूरे भारत में जो फैली हुई हैं और भारत के जो बाहर है वो सब भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सब किस पे चलती हैं, अपने जो हेड ऑफिस उस पर चलती हैं। इसका मतलब इन्हें कोई भी मैनेजमेंट्स, लेबर या फिर ट्रेनिंग या फिर ब्याज दर की बात करें तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करती हैं, अपने हेड ऑफिस पे। जैसा हेड ऑफिस इन्हें कहेगा वैसे ही ब्रांच करेंगी। ठीक, तो शाखा बैंकिंग क्या होती है, आपको समझना कि शाखा बैंकिंग क्या होती है। शाखा बैंकिंग की वह प्रणाली है जिसमें क्या होता है, एक जो हेड ऑफिस होता है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं जो भारत के अलग अलग जगहों पे स्थित है। इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, एक बड़े नगर में होगा, किसी बड़े मतलब राज्य का एक हेड ऑफिस होगा, उसकी जो शाखाएं होंगी क्या होगी, अलग अलग जगहों पे फैली होंगी। ये इससे क्या करती हैं, ये अपने श्रम विभाजन को, अपनी पूंजी को, अपनी ब्याज दरों को, एक तरीके से कैपिटल को अलग अलग तरीके से बांट के रखती हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, मतलब कह सकते हैं कि भौगोलिकता के आधार पर उसको बांट के रखती हैं, ताकि वो जो पूंजी है वो उस पर नुकसान बहुत ज़्यादा ना हो, हानि ना हो। क्यों, ऐसा क्यों, आपको जब हम इसका गुण और दोष बताएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी कि इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या इसकी डिमेरिट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि शाखा बैंकिंग क्या होती है। एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती है, उस तरह सेम इसकी क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बड़े नगर में इसका हेड ऑफिस होगा, उसकी जो ब्रांचेस होंगी क्या होंगे, अलग अलग जगहों पे स्थित होंगी, जिससे क्या करता है, हेड ऑफिस के माध्यम से वो अपने सारे ब्रांचेस को कंट्रोल करता है। ठीक, इसको आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने पास। इसके बाद हम लोग इसके आगे गुण और दोष पे चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, देखिए, हमने आपको बताया शाखा बैंकिंग क्या होता है, हमने आपको ये बताया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, शाखा बैंकिंग के गुण। शाखा बैंकिंग गुण क्या क्या है, देखिए ये पार्ट 1 ही है आपका। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे इकाई बैंकिंग क्या होता है, इसका गुण और इसका दोष। ठीक है, पार्ट 1 आप अभी आज के लिए समझिए, शाखा बैंकिंग क्या है, इसका गुण। पहले आप सारा पॉइंट आपको एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, बड़े पैमाने पर व्यवसाय और श्रम विभाजन के लाभ, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा, नगद कोषों की बचत, पूंजी का समुचित विनियोग, व्यापारिक जोखिम का भौगोलिक वितरण, ब्याज दरों में समानता, कर्मचारियों अधिकारियों का प्रशिक्षण। ये क्या है, ये आपके 8 पॉइंट हैं। ठीक है, गुण 8, दोष 8।
अगर आप 8 पॉइंट लर्न करेंगे तो आप एग्जाम में 6 पॉइंट तो आराम से लिख लेंगे, इसलिए हमने अपने आपको 8 पॉइंट यहाँ पे बताया है। ये 8 पॉइंट आप लोग पहले उतार लीजिएगा, फिर एक एक पॉइंट को आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या करा, शाखा बैंकिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या, बड़े पैमाने पर व्यवसाय और श्रम विभाजन के लाभ। देखिए शाखा है, बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रांच हैं, तो जब नंबर ऑफ ब्रांचेस है तो क्या होगा, बड़े पैमाने पर व्यवसाय भी होगा और श्रम विभाजन के लाभ भी मिलेंगे आपको। देखिए कैसे, शाखा बैंकिंग है तो नॉर्मली क्या होगा, इसका जो ब्रांचेस हर जगह है तो हर जगह ये बिजनेस कर रही है, हर जगह इसके पास सोर्सेस ऑफ इनकम आ रही है, तो ये क्या करेगी, अपने पैसे को क्या करेगी, अलग अलग एरिया में बांट देगी। जहाँ इसको जैसे इसको पता है कि इस एरिया में अगर पैसा लगाएंगे इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान होगा, उस एरिया में पैसा लगाएंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, तो ये क्या करती है, श्रम विभाजन करती है, मतलब लेबर को डिवीजन में बांट देती है। कैसे डिवीजन बांटती है, इसको पता है कि हम जहाँ बिजनेस करेंगे वहाँ हमको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लोग पैसा लेंगे, लोन लेंगे, उस पर हमको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, तो ये क्या करती है, अपने पैसे को कई क्राइटेरिया में बांट देती है। ठीक, इसीलिए क्या होता है, बड़े पैमाने पर व्यवसाय भी था, इसको श्रम विभाजन के लाभ मिलते हैं। इसका मतलब इसको पता है कि किस एरिया में पैसा इन्वेस्ट करने पे हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो ये इसका सबसे बेनिफिट पॉइंट है। उसके बाद अगला क्या है, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। देखिए शाखा बैंकिंग है, अपनी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करे तो ये क्या होगा, ये उस जगह पर जैसे कि गाँव में हो गया, शहर में जिस एरिया में नहीं खुला हुआ है, प्लस के अलावा ऐसे बहुत सारे एरिया जहाँ पे बैंकिंग सेवा नहीं हो पा रही है, उस जगह पे ब्रांच खोलना। और इससे क्या होगा, इसको पता है, इसका मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमको ब्रांचेस बढ़ाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि सब भारत में सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं वो SBI के हैं। तो शाखा बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग सेवा का, इसका अलग कि आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको बढ़ाने हैं। हर महीने हर साल लगभग आपको पता हो कि हज़ारों बैंकों के नए नए ब्रांचेस अलग अलग जगह पे खुल रहे हैं, जिससे क्या हो, जिससे जो गाँव के लोग हैं वो भी बैंकिंग सेवाओं से जुड़ सके, उनका लाभ उठा सकें। ठीक, अगला क्या है, मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा। देखिए शाखा बैंकिंग, देखिए यूनिट बैंकिंग रहेगी तो क्या होगा, एक बैंक है उसका फिर दूसरा ब्रांच है कि नहीं ये डिपेंड करता है। तो यूनिट बैंकिंग में क्या होता है, जो पैसे का ट्रांसफर है वो आसानी से नहीं होता, लेकिन शाखा बैंकिंग क्या है, उनको पता है कि आप मान लीजिए आप मुंबई में है और आप दिल्ली जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप आसानी से पैसे का ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसी की एक ब्रांच दिल्ली में, आप दिल्ली से जाकर पैसा लीजिए, ये यहाँ पे क्या कर उस ट्रांजेक्शन को मेनटेन कर लेते हैं। तो मुद्रा के हस्तांतरण में क्या होती है, इसमें सुविधा होती है, किसकी, शाखा बैंकिंग में। फिर नगद कोषों की बचत। देखिए शाखा बैंकिंग तो क्या होती है, अपना कम कोष रख के भी अपना बिजनेस मेंटेन कर लेती है, चला लेती है। उसको पता है कि हमको जो व्यापारी है या फिर जो ग्राहक है वो सारा पैसा नहीं मांगेंगे, हमारे पास कम कोष रहेगा तो अभी हम मेंटेन कर लेंगे, और अगर जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो अपने हेड ऑफिस से पैसा मंगा लेंगे। तो ये क्या करते हैं, अपने जो हमारे पास जो कैश रिजर्व पैसा बचा के रखते हैं उसका बहुत कम यूज़ करते हैं। उनको पता है कि सारे जो कस्टमर है, व्यापारी ज़्यादा मात्रा में पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, एक लिमिटेड पैसे की डिमांड करेंगे, तो उतना कोष इनके पास रहता है, और ज़्यादा जब जरूरत पड़ती है तो ये अपने हेड ऑफिस से मंगा लेते हैं। तो क्या करते हैं, जिनके पास जो नगद कोष है वो उसकी बचत कर लेते हैं। ठीक, मतलब अपने रिजर्व पैसा ये बचा के रखते हैं, उसका यूज़ बहुत कम से कम ये करना चाहते हैं। पूंजी का समुचित विनियोग। देखिए पूंजी का समुचित विनियोग कैसे करते हैं, इनको पता है कि हमको हम शाखा बैंकिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो क्या करते हैं, उनको पता है कि हमको अपना पैसा कैसे रखना है। तो इसीलिए इसका अगला पॉइंट हमने आपको बताया ना, व्यापारिक जोखिम का भौगोलिक वितरण। इसका मतलब ये इनकी जो शाखाएं हैं पूरे भारत में फैली हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, तो इन्हें पता है कि किस एरिया में हमको पैसा इन्वेस्ट करना है, किस देश में हमको पैसा इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे रिस्क कम से कम हो और बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये क्या करते हैं, अपने जो पूंजी का समुचित विनियोग किस हिसाब से करते हैं, अपने जोखिम के आधार पर करते हैं, ताकि इनके पास एक ज़्यादा मात्रा में कैपिटल आती है, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर में हर जगह फैले हुए हैं। तो जहाँ व्यापारी लोग, जहाँ व्यापारियों की संख्या ज़्यादा है वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, उस पैसे को जुटाकर किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट टर्न हो सके। ठीक, फिर ब्याज दरों में समानता। सिंपल सी बात है, शाखा बैंकिंग हेड ऑफिस है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो हेड ऑफिस जो डिसाइड करेगी वही ब्रांच करेगा। हेड ऑफिस ने क्या किया, एक ब्याज दर डिसाइड कर दिया। देखिए आप सारे जितने बैंक हैं वो आपका जो ब्याज दर है ये रहेगा, और डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या करता है, हेड ऑफिस इसको चेंज करता है, तो जो हेड ऑफिस कहेगा वही ब्रांच करेगी। ठीक, तो ब्याज दरों में क्या होती है, इसमें नॉर्मली समानता पाई जाती है। और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण। इसका मतलब समय समय पर क्या कर सकते हैं, अपने कर्मचारियों अधिकारियों को क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। क्यों, क्योंकि इनको पता है कि हमारे जो अधिकारी है, जो कर्मचारी, वो उनको दूसरे ब्रांच भेजेंगे, फिर दूसरे ब्रांच, तो क्या उनको नई नई चीज़ें हमेशा सिखाते रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने काम में काफ़ी बेहतर हो जाए। ठीक, हमने आपको बताया था कि बैंकों में जॉब रोटेशन काम होता है, इसका मतलब उनको हमेशा रोटेट किया जाता है ताकि वो सारी चीज़ें उन्हें आती है, सारी चीज़ें वो सीख सकें। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सारे पॉइंट आप लोग इनको फिर से वीडियो को धीरे धीरे आराम से देखिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये जो है शाखा बैंकिंग के गुण है। आपके एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो यही पूछेगा, शाखा बैंकिंग किसे कहते हैं, शाखा बैंकिंग के गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए। तो आपको गुण भी याद होना चाहिए और दोष भी याद होना चाहिए। ठीक,
इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं दोष। ठीक है, देखिए हमने आपको शाखा बैंकिंग क्या होता है ये बताया, शाखा बैंकिंग इसके गुण बताए हमने आपको। अब हम लोग को पढ़ना शाखा बैंकिंग के दोष। अभी तक हमने आपको जो चीज़ बताया उसमें आपको समझ में आया होगा। देखिए किसी भी चीज़ को कोई जो चीज़ होती है वो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। ठीक, तो अभी तक हमने जाना कि शाखा बैंकिंग क्या है, उसके गुण क्या है, मतलब क्या क्या उसकी अच्छी चीज़ें हैं। अब उसमें दोष क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए शाखा बैंकिंग के दोष में सबसे पहला पॉइंट है प्रबंध संबंधी कठिनाइयाँ, दूसरा पॉइंट है खर्चीली प्रणाली, तीसरा है एकाधिकार को बढ़ावा देना, चौथा है हानि उठाने वाली शाखाएं, पांचवा है पहल शक्ति का अभाव, छठवां है अनावश्यक एवं अस्वस्थ प्रतियोगिता, बैंकिंग सुविधाओं का दोहराव, छोटे व्यापारियों को उपेक्षा। देखिए शाखा बैंकिंग में दोष में सारे पॉइंट्स इसलिए रखेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रबंध संबंधी कठिनाइयाँ। अब एक हेड ऑफिस है, उसके नंबर ऑफ ब्रांच हैं, तो क्या होगा, प्रबंध संबंधी कठिनाई होगी, क्योंकि इन्हें कोई भी डिसीजन लेना है तो इनको किससे पूछना पड़ेगा, हेड ऑफिस से पूछना पड़ेगा। चाहे छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो, तो ये सारे डिसीजन अगर हेड ऑफिस से पूछ के लेंगे तो वो जो निर्णय है उसको लेने में देरी भी हो सकता है। हेड ऑफिस कब सुने, कब वो अपनी बात बोले, कब ये इन लोग काम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये जो प्रबंध संबंधी कठिनाई स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए कोई निर्णय लेना हो, इनको हेड ऑफिस से पूछना हो, तो हर एक काम के लिए हेड ऑफिस के पास जाएंगे, तो हेड ऑफिस टाइम लेगा अपनी बातों को रखने में। तो जब हेड ऑफिस टाइम लेगा तो इनको भी अपना काम करने में दिक्कत होगी, तो प्रबंध संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक, फिर खर्चीली प्रणाली। देखिए खर्चीली क्यों, एक्सपेंसिव क्यों है ये। देखिए एक्सपेंसिव क्यों है, देखिए हमने आपको बताया हेड ऑफिस है, नंबर ऑफ ब्रांचेस है, तो हेड ऑफिस को ही तो सारा खर्चा मेंटेन करना है। अब एक हेड ऑफिस है, उसके 20-30 ब्रांच है, उसको उतना अपने एरिया का जितना ब्रांच है सब उसको देखना है। तो जो 20-30 ब्रांच है उसके जो खर्चे होंगे वो कौन देगा, हेड ऑफिस देगा। तो हेड ऑफिस सारा पैसा वही देगा, सारा चीज़ उसको मेंटेन करना है, तो खर्चीली है। क्योंकि अगर 1-2 होता तो संभाल लेते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, उनको सारा पैसा हेड ऑफिस को मेंटेन करना है, तो खर्चीली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है उस पर। ठीक, अब एकाधिकार को बढ़ावा। देखिए एकाधिकार को बढ़ावा क्यों देते, जैसे मान लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, सपोज दैट बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक, इसने नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत जगह खोल ली है, अलग अलग एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस खोल ली। तो ये सोचिए ना कि हम क्या करें, पूरे मार्केट पे कब्जा कर लें। ठीक, और हेड ऑफिस कहेगी कि आप क्या करिए, आपकी जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेस आप ही के हैं, आप जितना ब्याज देंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके कस्टमर सबसे ज़्यादा है और आपने पूरे एरिया पे कवर कर लेगा। मतलब लोग कहीं भी घुमा फिरा कहीं जाए तो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा पे जाएंगे, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर हर 1 किलोमीटर में एक ब्रांच आपने खोल लिया है। ठीक, मतलब 20 किलोमीटर में आपने 30 ब्रांचेस खोल लिए। ठीक, तो इससे क्या हुआ, एकाधिकार को बढ़ावा। क्यों बढ़ावा मिल रहा है एकाधिकार को, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने उस पूरे एरिया को एक तरीके से कवर कर लिया। ठीक, तो ये एकाधिकार को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे मतलब इससे जो बाकी जो बैंक है उनको दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि सारा जो मार्केट है उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा ने कवर कर रखा है। ठीक, तो इससे क्या होता है, शाखा बैंकिंग से क्या होता है, एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है। मतलब शाखा बैंकिंग अगर कोई संस्था चाहे कि हम क्या करें, हम अपनी मोनोपोली बना लें मार्केट में, तो क्या करती है वो अपने ब्रांचेस की संख्या को बढ़ाना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस कर लेती ताकि उसका मार्केट में मोनोपोली हो जाए। देखिए इससे बात करके कि अगर ज़्यादा ब्रांचेस हों तो प्रबंध संबंधी कठिनाइयाँ होंगी, खर्चीली प्रणाली भी होगी, एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। हानि उठाने वाली शाखाएं, देखिए हानि उठाने वाली शाखाएं क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया कि कुछ ऐसी भी ब्रांचेस हैं जो हानि उठाती हैं क्योंकि सिंपल सी बात है कि इतने सारे ब्रांचेस हैं, तो हो सकता है ऐसा कोई ब्रांच होगा जहाँ पे लोग जाते भी ना हो, तो ये वो ब्रांचेस क्या वो लॉस में चलती हैं और जो हेड ऑफिस है उनको पैसा देता ही नहीं, मतलब उनको एक तरीके से ना पोषित करना, पैसे की तरह पैसा देकर उनको मेंटेन कर चलना। ऐसे ब्रांचेस को लास्ट में क्या होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा लॉसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे ब्रांचेस को हेड ऑफिस बंद करा देती है। तो ये हानि उठाना, इसका मतलब जब नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाएंगे तो दिक्कत होगी, खर्चीली प्रणाली है तो जहाँ दिक्कत होगी वहाँ ब्रांच बढ़ना शुरू हो जाएंगी, एक समय आएगा तो ब्रांच बंद हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक, पहल शक्ति का अभाव। देखिए पहल शक्ति का अभाव क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सब कुछ किस पे डिपेंड है, हेड ऑफिस पे डिपेंड है। इसका मतलब कोई भी कर्मचारी या फिर कोई सारा डिसीजन किस पे डिपेंड है, हेड ऑफिस पे। अब हेड ऑफिस के पास क्या होगा, अगर कोई अच्छा प्रबंधक नहीं होगा, कोई अच्छा सलाहकार नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी, नई नई चीज़ें, मतलब कोई जो एक एम्प्लॉय अपनी नई चीज़ें कोई अपनी बात रख ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसको सब किसके अकॉर्डिंग चलना है, हेड ऑफिस के। हेड ऑफिस जो कहेगा ब्रांच को वही करना है, इसीलिए क्या होगा, इसमें यहाँ पे पहल शक्ति का अभाव होता है।
अगला क्या है, अनावश्यक एवं अस्वस्थ प्रतियोगिता। देखिए हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कोई हेड ऑफिस है, उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा, मतलब 20 किलोमीटर के रेंज में 25 ब्रांच उन्होंने खोल दिया है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो गए, तो इससे क्या होगा, अनावश्यक और अस्वस्थ। इसका मतलब उनको पता है कि खर्चीली है, हमको मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा होगा उनको मेंटेन करने में, प्लस हो सकता है कि हमारे कुछ ब्रांचेस को हानि भी उठाने पड़े, लेकिन इससे वो क्या करते हैं, अनावश्यक एवं अस्वस्थ प्रतियोगिता क्रिएट कर देते हैं। इसका मतलब मार्केट जो होगा उसको काफ़ी हद तक खराब कर देते हैं ये ब्रांच, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा खोल देंगे तो दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी, अब उनको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ब्रांचेस बंद हो जाएंगे, और क्या होगा, अनफेवरेबल कंपटीशन शुरू हो जाएगा लोगों के बीच कि किस ब्रांच में पैसा जमा करें। और उसके बाद क्या है, बैंकिंग सुविधाओं का दोहराव। हमने आपको बताया कि जब एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा, इसका मतलब पता चला कि 500 मीटर के रेंज में बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत सारे ब्रांच है, 2-3 ब्रांच उसने खोल लिया, इससे क्या होगा, बैंकिंग सुविधाओं का दोहराव हो जाएगा। दोहराव का मतलब काफ़ी कम दूरी में एक ही बैंक के 2-3 ब्रांचेस हैं, इससे क्या होगा कि लोग डिसाइड करते कि हमको एक ब्रांच है, तो क्या होगा, इससे किसी एक ब्रांच में लोग जाएंगे ना, कोई एक ऐसा ब्रांच होगा जो इसको हानि उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारे मतलब जो जितने ब्रांच है बैंक, अगर जो व्यक्ति है वो क्या होगा, सारे ब्रांच में थोड़ी जाएगा, किसी एक ब्रांच को टारगेट करेगा ना कि जो उसके नियरेस्ट अबाउट होगा, तो वहाँ पे जाएगा, और उनको पता है कि 1 किलोमीटर के हमारा 3 ब्रांच है, तो कोई एक ब्रांच ऐसा होगा जिसको हानि उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, बैंकिंग सुविधाओं का दोहराव कर दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और एक ही काफ़ी कम रेंज में उन्होंने एक और ब्रांच खोल दिया। उसके बाद इनका लास्ट पॉइंट है छोटे व्यापारियों को उपेक्षा। देखिए छोटे व्यापारी को उपेक्षा का मतलब होता है कि जो शाखा बैंकिंग है वो सबसे ज़्यादा, ये शाखा बैंकिंग वाले लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसको करते हैं, बड़े व्यापारी को। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा देंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा और प्रॉपर रिटर्न मिलता रहेगा। छोटे व्यापारी को क्या करते हैं, ये उपेक्षा करते हैं। इनको लगता है छोटे व्यापारी हैं, उनको कम से कम पैसा देना पड़ेगा, प्लस रिटर्न टाइम टू टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये क्या करते हैं, छोटे व्यापारी को उपेक्षा करते हैं। ठीक, तो शाखा बैंकिंग के ये दोष है, प्रबंध संबंधी कठिनाइयाँ, खर्चीली प्रणाली है, एकाधिकार को बढ़ावा देती है, हानि उठाती हैं शाखाएं बहुत सारी, पाल शक्ति का अभाव होता है, अनावश्यक अस्वस्थ प्रतियोगिता क्रिएट करते हैं ये आपस में, बैंकिंग सुविधाओं का दोहराव भी होता है, छोटे व्यापारियों की उपेक्षा भी करते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हमने आपको पार्ट 1 आपका जो था इसमें हमने आपको शाखा बैंकिंग क्या होता है ये बताया, इसके गुण बताया और इसके दोष बताए। इस वीडियो को आराम से रिलैक्स होकर देखिएगा, सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, इकाई बैंकिंग क्या होता है, उसके क्या होता है, उसके गुण और दोष। ठीक, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जितने लोगों ने अभी तक विनायक का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।